This video is sponsored by V-Guard. ओके, थैंक यू कुमार गौरव इस जानकारी के लिए। विनोद जी, आपको भी लगता है कि तीनों राज्यों में नए चेहरों पर दाव खेलेगी बीजेपी? शिवराज जी, वसुंधरा और रमन सिंह, तीनों का नंबर नहीं लगने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीतिक शैली है उसको हम लोगों को समझना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया नेतृत्व अपने कार्यकाल में, अपने समय में ही विकसित करने में की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। केंद्र में आप देख लीजिए, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की बीजेपी के ज़माने के सिर्फ एक ही केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह। बाकी सारे लोग इस वक्त उस मंत्रिमंडल से बाहर हैं। ये तीनों जो नेता जिनके आप नाम ले रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह, ये अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के ज़माने की जो बीजेपी थी उस समय के नेता हैं, उस समय के छत्रप हैं। और मोदी जी भी उसी समय के छत्रप बने थे। अब इनका लंबा कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये पूरा चुनाव ना वसुंधरा के नाम पर लड़ा गया, ना शिवराज के नाम पर लड़ा गया, ना रमन सिंह के नाम पर लड़ा गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर लड़ा गया, वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, और सारा जोखिम नरेंद्र मोदी जी का था। आज अगर नतीजे उल्टे होते तो आज निशाना किस पर होता? न शिवराज पर होता, न वसुंधरा पर होता, न रमन सिंह पर होता। सिर्फ और सिर्फ मीडिया से लेकर के आलोचकों का, सबका, यहाँ तक बीजेपी के अंदर भी मोदी जी निशाने पर होते। तो कितना बड़ा जोखिम लिया। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हम लोग सब लोग ये कहा करते थे कि भाई लोकसभा चुनाव में तो मोदी मैजिक चल जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कभी चलता कभी नहीं चलता। अब ये साबित हो गया कि विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक चलता है और चल गया। तो इसलिए मुझे लगता है जो मोदी की गारंटी है, अब जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का निश्चित रूप से योगदान है उसमें, लेकिन सिर्फ लाडली बहना का ही अगर योगदान होता तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान क्यों जीते भाई? तो ये बात तो खुद कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी इन तीनों राज्यों में नए चेहरों पर को मौका देंगे। और चूंकि लोकसभा चुनाव, जो लोग कई बार लोग कहते हैं कि लोकसभा में समीकरण न बिगड़ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, भाई आप ये बताइए, जब विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक चल गया तो लोकसभा तो खुद मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि उनको उन पर वोट मांगा जाएगा, उन्हें नेतृत्व संभालना है। हाँ। देश का है उसका। तो इसलिए जिन्होंने बहुत, एक वोटर, एक ऐसा वर्ग भी है जो विधानसभा चुनाव में कहता है कि केंद्र में तो मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन यार हम कांग्रेस को देंगे या क्षेत्रीय दल को देंगे। तो ऐसा वोटर जो है वो लोकसभा चुनाव में तो देगा ही देगा, और जिसने विधानसभा में दिया वो भी देगा। तो इसलिए वो चिंता नहीं है कि राजस्थान में जो है वो समीकरण बिगड़ जाए। समीकरण सब सदे रहेंगे। और मुझे लगता है कि यही मौका है कि जब इन तीनों राज्यों में नया नेतृत्व विकसित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और इस मौके को बीजेपी का नेतृत्व क्यों छोड़ना चाहेगा? क्योंकि अगर, सही कहा अभी आपके संवाददाता ने, कि अगर पुरानों में से ही किसी को बनाना होता या पुरानों को ही बनाना होता तो अब तक फैसला हो गया होता। विधायक दल की बैठक बुला के वहाँ रमन सिंह का नाम हो जाता, वहाँ वसुंधरा जी का हो जाता, वहाँ शिवराज जी का हो जाता। लेकिन चूंकि विचार विमर्श इसीलिए चल रहा है कि किसको मौका दिया जाए, भविष्य की दीर्घकालिक रणनीति के तहत कौन सा नेतृत्व विकसित किया जाए, उसमें जाति समीकरण क्या हो, उसमें सामाजिक समीकरण क्या हो, उसमें और डिलीवरी और काम करने की क्षमता और केंद्र के साथ तालमेल। देखिए, ये खासकर वसुंधरा जी के बारे में तो ये जग जाहिर है कि वो केंद्र की पूरी बातें नहीं सुनती। शिवराज जी भी ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी सुनते हैं। रमन सिंह जी सारी सुन लेते हैं। अब ऐसा नेता चाहिए जो केंद्र की पूरी सुने और राज्य में डिलीवर करे जैसा ही केंद्र चाहता है। तो मुझे लगता है, देखिए, मोदी जी का आप टीम अगर देखिए, नई टीम देखिए, उसमें उनको ऐसे लोग पसंद हैं जो डिलीवरी करने वाले, काम करने वाले हों। अश्विनी वैष्णव को देख लीजिए, जयशंकर को देख लीजिए, इस तरह के जो है, हरदीप पुरी हैं, ये वो लोग हैं, इस तरह के अनुराग ठाकुर हैं, जो भी मंत्री हैं जो काम करते हैं और जिनको अपने से ज़्यादा पार्टी और काम की चिंता है बजाय अपना नेतृत्व जमाने की। ऐसे लोगों को मौका देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही है, ये मेरा अपना आकलन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी आनंद विजय हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अनुज हैं, वो और बेहतर बताएंगे, शिवम त्यागी बताएंगे। मैं वही जोड़ना चाह रहा हूँ
कि सूत्र जो है, आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार के जमाने में सूत्रों का चलन था, अटल जी की सरकार के जमाने में सूत्रों का चलन था। जब बाकायदा कुछ नेता डिब्रीफिंग करते थे और वो सारी चीजें जो है कहाँ क्या घट रहा है बता देते थे, और हम लोगों की कुछ बातें सही निकलती थी, कुछ गलत निकलती थी। ये कांग्रेस के टाइम में भी होता था, लेकिन अब वाकई सारे सूत्र मुरझा गए हैं। वो सूत्र जो है सिर्फ अपनी लाज बचाने के लिए ब्रीफिंग करते हैं, लेकिन वो सही निकलते नहीं है। विनोद जी, अब जरा ईवीएम पर भी मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा बोल दीजिए, क्या ये विवाद गैर जरूरी है? अब सबको ईवीएम को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए? देखिए, ईवीएम के बारे में मेरे 3 टेक हैं। हाँ। पहला तो यह है कि कोई क्रेडिबल एविडेंस अभी तक विपक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया है ईवीएम को लेकर के। तो मेरा मानना है कि मैं उस बारे में, जो संजय जी ने कहा, मैं क्या कहूँ, जब तक कोई सबूत क्रेडिबल नहीं होगा तब तक मैं ईवीएम पर कैसे सवाल उठा सकता हूँ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर विपक्ष को लगता है कि वाकई ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वो सारे मामले, जैसे अभी खचरौंद का उदाहरण दिया अलका जी ने, ऐसे ही और भी मामले इकट्ठा करे, और या पिछले भी इकट्ठा करे कि भाई वोट काउंट ज़्यादा है, वोट पोल कम है, इस तरह की बात भी आई है, या ये भी आया है कहीं प्रत्याशी ने वोट डाला, उसका वोट ही नहीं मिला। तो इस तरह के मामले इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन के सामने ले जाए और इलेक्शन कमीशन से कहे कि इसको एक्सप्लेन करिए, और इलेक्शन कमीशनर अगर ना एक्सप्लेन करे तो कोर्ट में जाए, बजाय ये कि ईवीएम पर एक दूसरा। और तीसरा टेक ये है कि हर पार्टी में, खासकर कई बार, मैं किसी पर इंगित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी धारणा, जिन नेताओं पर जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए फिर ईवीएम की आड़ लेते हैं कि भाई अब पूछा जाएगा छत्रपों से कि क्यों हारी पार्टी, तो साहब ईवीएम ने हरा दिया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपनी तैयारियों में झांकना चाहिए। और कैसे मध्य प्रदेश में 15-20 दिन पहले कांग्रेस का कैंपेन एकदम डाउन हो गया, क्यों डाउन हो गया, क्यों टिकटों के बंटवारे में ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो बाकायदा, जिनकी हार का रिकॉर्ड था, फिर भी उनको टिकट दिए गए, किसने दिलवाए, क्यों दिलवाए, कैसे टिकट बदले गए, जो जीत रहे थे जहां से उनको हटा के दूसरे को लाया गया। इस सब की समीक्षा करिए बजाय ईवीएम पे करने के, और भारतीय जनता पार्टी से कम ये सीखिए कि चुनाव कैसे मिलकर लड़ा जाता है, उसमें एकता, अनुशासन, आपसी गुटबाजी और मतभेदों के बावजूद जब चुनाव लड़ते हैं तो एक सेना के रूप में लड़ते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। कांग्रेस का विभाजन तो साफ दिखाई पड़ता है, जब बड़े नेता कहते हैं कि उनके कपड़े फाड़ो जा करके, वो कहते हैं इनके कर, तो क्या इसका मतलब निकलता है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए विपक्ष को। और सही बात है कि अगर 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं तो ईवीएम से ही मिले हैं, तेलंगाना में भी ईवीएम से ही मिले हैं, और जो उम्मीदवार इनके 91,000 से जीता है, आपका एक उम्मीदवार वो उनका बेटा जमुना देवी जी का बेटा 98,000 से, तो वो भी तो ईवीएम से ही जीते हैं। नरोत्तम मिश्रा ईवीएम से हारे हैं, अब और जो 12 मंत्री हारे हैं ईवीएम से हारे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ी सी आंतरिक समीक्षा करनी चाहिए, और जो मामले हैं संदिग्ध आपको, वो आप चुनाव आयोग को पास ले जाइए और पब्लिक डोमेन में लाइए और उसमें करिए। This video is sponsored by WeGuard.